स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टॉप संस्कृत अध्ययन SNKY 15 इस चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए आज आप देख रहे हैं कि 10th क्लास के ये संस्कृत पाटलिपुत्र जो है पाटलिपुत्र वैभवम का ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। यदि इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को भी दबा देंगे और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों तक इसे शेयर भी कर देंगे। तो चलिए, ये 2023 का तो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट सुन करके बहुत खुशी हुआ, क्योंकि इस टॉप संस्कृत अध्ययन के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से हाईएस्ट यानी कि संस्कृत में आपका दोस्त जो है, आपका भाई जो भी है, वह उसका 95 हाईएस्ट नंबर मिला और हिंदी में 94 नंबर। तो ये बहुत खुशी मिला इस रिज़ल्ट को देख करके। उसके बाद लेकिन आप भी यदि चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, चाहते हैं कि आपका भी रिज़ल्ट अच्छा हो। तो सभी का सभी वीडियो अगर अच्छे से अगर देख लेते हैं तो आप भी लेकिन बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। इस साल 2023 का ये जो रिज़ल्ट जो बना उसमें सबसे हाईएस्ट 95 नंबर आपका संस्कृत में हुआ था और हिंदी में 94 नंबर। तो चलिए, यदि आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ऐसे ही यदि आपको हाईएस्ट नंबर चाहिए ज़्यादातर, लेकिन अच्छा अगर रिजल्ट पाना चाह रहे हैं तो चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बढ़ते हैं, ये पाटलिपुत्र का आज ये लास्ट क्लास है। पाटलिपुत्र का आज सब्जेक्टिव क्लास के बारे में, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो भी हमारे दोस्त यदि पाटलिपुत्र का अगर क्लास नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर के न्यू क्लास 2024 के लिए एक क्लास बना हुआ है, प्लेलिस्ट में खोल करके, और 1 नंबर से यदि देखेंगे तो 1 चैप्टर आपका फाइनल हो चुका है। 1 चैप्टर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब क्वेश्चन के साथ में हम कर चुके हैं। तो आज ये दूसरा चैप्टर का ये फाइनल क्लास आज हो जाएगा। उसका क्लास का भी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको वहाँ ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी करा चुके हैं। तो चलिए, आज सब्जेक्टिव का बारी है। सब्जेक्टिव के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला इस क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। यदि 8 क्वेश्चन देता है, इसमें 16 क्वेश्चन देता है, 16 में से आपको 8 को सही यानी कि जवाब दे करके आना होगा। जब यानी कि 100 प्रश्न करेगा तो इसमें आपको 20 से 30 शब्दों में इसका जवाब देना होता है, 20 से 30 शब्दों में। तो इसमें पहला क्वेश्चन हम लिए हुए हैं, कह रहा है, पहला क्वेश्चन है कि पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थलों का उल्लेख करें। यानी कि इसमें हम आपको जब चैप्टर पढ़ाए हुए थे तो एक एक शब्द के बारे में, हर एक वाक्य के बारे में आपको बताते हुए चले थे। तो यदि उस वीडियो को अगर देख ले रहे हैं तो ये सब याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यदि उसको अगर वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे ज़्यादातर इम्पोर्टेंट आपका वो वीडियो हो जाएगा, क्योंकि अगर उसको देख लेंगे तो ये सब याद करने में आपको कोई कठिनाइयाँ नहीं होगी। इसका जवाब तो आप ऐसे ही दे देंगे। तो देखिए, कह रहा है क्या कि पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थल का उल्लेख करें। उसके बारे में बताना है कि पटना में कौन कौन से दर्शनीय स्थल है, घूमने फिरने वाला जगह कौन कौन सा है। तो इसके बारे में ये लिखना है। देखिए, ये आपका उत्तर है, क्या है। तो सबसे पहले संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्य कालिक अवशेष, महावीर मंदिर, गुरुद्वारा आदि पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल है। तो इसका जवाब इतना अगर लिख देते हैं तो आपका नंबर नहीं कटेगा। तो यदि चाहते हैं पूरा में पूरा यदि नंबर लेने के लिए तो इस वीडियो को अच्छा तरह से देखेंगे बिना स्किप किए, तो अच्छा से अगर समझ में आ जाएगा तो आपसे एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। तो 1 नंबर प्रश्न हमने कर लिया। बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न के ऊपर। ये सब आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ये प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है कि पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना। पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कह रहा है उत्तर, कह रहा है कि पाटलिपुत्र शब्द गुलाब फूलों के नाम का आश्रय लेकर के रखा गया। किस फूल के नाम से बना था, तो गुलाब के फूल, जिसको हम संस्कृत नाम की अगर बात करें, संस्कृत में पाटल पुष्प पूछ सकता है। ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछेगा कि पाटलिपुत्र किस शब्द से बना है, तो अगर संस्कृत ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो वहाँ रहेगा आपको पाटल शब्द से या पाटल पुष्प से मिल करके बना है। तो पाटल मीन्स होता है क्या,
गुलाब का फूल। यदि उस वीडियो को अगर अच्छा तरह से देख लेते हैं तो उसमें हम सभी के बारे में समझाते हुए चले हुए हैं। तो इसके आगे क्या है, कह रहा है कि पाटलिपुत्र किस शब्द से बना है, तो इसमें हो जाएगा आपका गुलाब का फूल। इसमें है क्या कि पाटलिपुत्र शब्द जो है ये गुलाब फूलों के नाम का आश्रय लेकर रखा गया। इसमें फिर उसके बाद कह रहा है कि ऐसा पुतलिका रचना में वर्णित है। इस किस में देखने को मिलेगा, तो पुतलिका एक रचना है, उसी रचना में देखने को मिलता है कि गुलाब के फूल के नाम से ये शब्द जो है पाटलिपुत्र जो है बना हुआ है। फिर आगे कह रहा है क्या कि पाटलीग्राम ही आगे चलकर पाटलिपुत्र नाम से प्रसिद्ध हुआ था। कौन ग्राम? पाटलीग्राम। पाटलीग्राम ही पहले नाम था, फिर बाद में चल कर के वह पाटलिपुत्र नाम से प्रसिद्ध हो गया। फिर यहाँ क्वेश्चन पूछेगा कि भगवान बुद्ध के समय में पाटलिपुत्र का क्या नाम था। तो मेरे प्यारे दोस्तों यही आपका, लेकिन उस समय का नाम था पाटलीग्राम। धीरे धीरे चलते चलते उसके बाद में आकर के ये पाटलिपुत्र बन गया और इसी नाम से प्रसिद्ध हो गया। फिर आगे कह रहा है कि कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों एवं पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम क्या मिलेगा, तो पुष्पपुर मिलता है और कुसुमपुर प्राप्त होता है। यानी कि इस ग्रंथों में देखने के बाद में यही दो नाम और देखने को मिलता है। फिर अगला नंबर प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न के ऊपर चलते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है, यहाँ कह रहा है तीसरा प्रश्न कह रहा है कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन 2013 में भी पूछा गया था, फिर लेकिन बाद में भी बहुत बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया था। तो यहाँ से फिर क्वेश्चन बन सकता है कि पटना का गुरुद्वारा किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है, 3 वाक्यों में उत्तर दे। ये ऐसे भी पूछ सकता है, या इस तरह से इसका क्वेश्चन ये भी ऐसे पूछा जा सकता है। तो दोनों क्वेश्चन के लिए यही एक आंसर बन जाएगा। तो सबसे ज़्यादातर इम्पोर्टेंट आपके लिए एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादातर बार क्वेश्चन देखा जाता है, तो ये ऐसे देखने को ज़्यादातर बार मिलेगा आपका। ये सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका प्रश्न जो है इसके लिए आपका आंसर यहाँ बन जाएगा क्या। देखिए कह रहा है कि उत्तर में है, उत्तर यहाँ से शुरू हो रहा है। कह रहा है कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर में पूजनीय स्थल अवस्थित है। पूजनीय स्थल वो कौन सा है, यहाँ उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। यह स्थल गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। अब बताएं कि जिसके यानी कि सिख संप्रदाय के ये 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल वहीं पे है, और जिस जगह पे वे जन्म लिए थे उसी जन्म स्थान को हम गुरुद्वारा के नाम से जानते हैं। तो ये बताएंगे आप कि जो सिख संप्रदाय के लोग होंगे तो उनके ये जो 10वें गुरु थे, तो वहाँ तो ये दर्शन के लिए जाएंगे ही। दर्शन के लिए बहुत सारे और भी ज़्यादातर दूसरे अन्य संप्रदाय के लोग भी वहाँ जा कर के घूमते फिरते हैं और उस स्थल को देखते हैं और इसको देख कर के आनंद लेते हैं। तो विशेष करके तो सिख संप्रदाय के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट जगह है, और यहाँ तो जा कर के घूमते फिरते हैं, सब चीज़ को देखते हैं। फिर बढ़ते हैं चौथा नंबर प्रश्न के ऊपर। चौथा नंबर प्रश्न है क्या, देखिए चौथा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, इसमें कह रहा है कि प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं। यदि ऊपर वाले क्वेश्चन को अगर देखे होंगे तो वहाँ अभी हमने इसके बारे में चर्चा किए थे कि प्राचीन ग्रंथों में इसका नाम जो है, इसका नाम क्या क्या मिलता है, तो पुष्पपुर और कुसुमपुर देखने को मिलता है, या पाटलिपुत्र भी देखने को मिलता है, आदि है, और भी ऐसे नाम हैं जिसके यानी कि पाटलिपुत्र को जाना जाता है। लेकिन इस आपकी किताब में मात्र कौन कौन से नाम दिया गया है, तो ये पुष्पपुर पहले के ज़माने में देखने को मिलता था, ग्रंथों में ये उल्लेखित है। ग्रंथों में देखने को, प्राचीन ग्रंथ जब पलटा जाता है, ग्रंथों में ये लिखा हुआ है कि पाटलिपुत्र को अन्य नाम से भी कौन कौन से जाना जाता है, तो पाटलिपुत्र को ये पुष्पपुर, कुसुमपुर और पाटलिपुत्र के भी नाम से इसको देखने को मिलता है कि पहले ये भी नाम से प्रचलित था। बाद में पाटलीग्राम,
फिर उसके बाद में पाटलीग्राम के बाद में पाटलिपुत्र बना, पाटलिपुत्र के बाद में पटना बना। सबसे बाद का ये जो है पटना जो है सबसे बाद में ये बना हुआ है। फिर बढ़ते हैं आगे 5वां नंबर प्रश्न के ऊपर। 5वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि 1 मिनट थोड़ा सा कट रहा था, यहाँ देखेंगे। फिर क्वेश्चन कर रहा है कि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है, या अथवा में है। फिर क्वेश्चन ऐसे भी एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या लिखा है, उन्होंने पटना के बारे में क्या लिखा हुआ है। तो इसके बारे में ये क्वेश्चन, दोनों सेम क्वेश्चन के लिए आपका जवाब एक ही होगा। क्या कह रहा है कि उत्तर है इसका कि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र या पटना महानगर पृथ्वी पर सबसे बसे नगरों में श्रेष्ठ है, यहाँ विद्वान लोग बसते हैं। उसके बाद कह रहा है कि कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्रलोक से की है, इसे सरस्वती का कुलगृह कहा है। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो देखे होंगे वहाँ हमने इस सब के बारे में चर्चा किया था। यहाँ क्वेश्चन यहाँ से फिर ऑब्जेक्टिव में भी बन सकता है कि सरस्वती का कुलगृह किसने कहा। तो सरस्वती का कुलगृह किसने कहा था, तो ये जो है कवि दामोदर गुप्त ने कहा था। और उसी के बारे में पटना के बारे में क्या क्या चीज़ बोले हुए हैं, तो आप इसके बारे में मुझे विश्वास है कि अच्छा से समझ चुके होंगे क्या बोले थे। तो एक बार इस क्वेश्चन को और रिपीट करके आपको समझा दे रहे हैं कि उन्होंने बोले थे क्या कि ये कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र जो है यह महानगर पृथ्वी पर बसे नगरों में श्रेष्ठ है। ये बहुत ही सर्वश्रेष्ठ शहर है पटना। ये बहुत प्राचीन काल की ये बात है, पहले की, यानी कि यहाँ के लिए प्राचीन नगरों में सबसे ज़्यादातर श्रेष्ठ माना जाता है। फिर इसके बाद में कह रहा है कि यहाँ विद्वान लोग बसते हैं, क्योंकि यहाँ पटना में बहुत सारे विद्वान लोग की उत्पत्ति हुई, बहुत सारे लोग यहाँ पढ़े लिखे और उसके बाद में यहाँ से विद्वता उनको प्राप्त हुए और विद्वान बने। फिर उसके बाद में कह रहा है कि कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्रलोक से की है। कहेगा क्वेश्चन कि कवि ने इस महानगर को किससे तुलना की है, तो ऑब्जेक्टिव बना देगा इंद्रलोक। सरस्वती का कुलगृह किस शहर को कहते हैं, तो सरस्वती का कुलगृह हम इसको यानी कि पाटलिपुत्र या पटना को हम कहते हैं। तो मुझे विश्वास है कि इस क्वेश्चन के बारे में आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। फिर बढ़ते हैं 6ठा नंबर प्रश्न के ऊपर। 6ठा नंबर प्रश्न ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जितना कहेंगे उतना ही कम इसके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे, यानी कि 2024 के लिए इसको BBI लगाना आपके अनिवार्य है। यहाँ क्वेश्चन 6 नंबर का रहा है कि कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे। पटना में कौन कौन से विदेशी यात्री जो है वो आए हुए थे, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो इसके लिए आपका ये जो आंसर होगा, क्या कह रहा है कि कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे, तो इसमें है उत्तर के लिए आपका जवाब हो जाएगा क्या, मेगास्थनीज आया था, फाहियान आया था, वेंगसोंग आया था और ईत सिंह आदि विदेशी यात्री पटना आए हुए थे। कहने का मतलब है कि इस पाटलिपुत्र जो ये चैप्टर है इसमें मात्र 4 ही विदेशी यात्री का नाम दिया हुआ है, लेकिन और भी बहुत सारे विदेशी यात्री यहाँ पाटलिपुत्र में आए हुए थे। तो इसके लिए ये 4 आप देख रहे हैं कि मेगास्थनीज, फाहियान, वेंगसोंग और ईत सिंह, ये नाम आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आप इतना ही 4 नंबर यदि 4 नाम याद कर लेते हैं तो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। 2024 के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन रहेगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पाटलिपुत्र से तो क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाएगा, इसलिए इसमें से क्वेश्चन के बारे में अच्छा तरह से आपको जानकारी लेना होगा, याद रखना होगा, चैप्टर को अच्छा तरह से आपको पढ़ना होगा। नहीं पढ़े होंगे तो एक बार प्लेलिस्ट को खोल करके उसमें जा करके और पाटलिपुत्र वैभवम का जो एक वीडियो बना हुआ है तो उसको अगर देख लेते हैं तो ये सब प्रश्न उत्तर बहुत आसानी से, बहुत मज़ा से आप बना सकते हैं। ये रटने की तो वहाँ बात आएगा ही नहीं। रटना आपको इस चैनल के माध्यम से आपको रटने की बात नहीं कही जाएगी, आपको ज़्यादातर विशेष जहाँ तक मुझे लेकिन अनुभव रहेगा उतना आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो फिर उसके बाद में देखते हैं 6ठा नंबर प्रश्न आपने देख चुके हैं। 7वां नंबर प्रश्न के ऊपर चलेंगे। 7वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, तो यहाँ से अब देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। कह रहा है
7वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था। तो ये दोनों के बारे में बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और अशोक के बारे में, ये लोग जब थे तो उस समय की बारे में यह नगर जो है कैसा था। तो देखिए चलते हैं उत्तर को देखते हैं। तो इसके लिए इसका सही जवाब आपका हो जाएगा, उत्तर है क्या, इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफ़ी मजबूत या अति उत्कृष्ट आपको देखने को मिलेगा, उत्कृष्ट भी मिल जाएगा। तो अति उत्कृष्ट थी, अति उत्कृष्ट का मतलब यानी कि यहाँ है मजबूत थी। यह सुंदर नगर था, ये बहुत देखने में खूबसूरत और सुंदर नगर था। अशोक के शासनकाल में इस नगर का वैभव और अधिक समृद्ध हुआ था। क्या कर रहा है कि इस अशोक के समय में फ़र्क यही आपको देखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में इसकी रक्षा व्यवस्था जो है मजबूत थी, अति उत्कृष्ट थी। लेकिन अशोक के समय में क्या था, अशोक के समय में यह इस नगर का वैभव और अधिक समृद्ध हुआ। समृद्ध का मतलब ज़्यादातर विकास हुआ। सबसे ज़्यादातर विकास जो है किसके काल में हुआ, तो ये अशोक के काल में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में इसकी रक्षा व्यवस्था मजबूत थी, सही ढंग से सुचारू रूप से चलाया जा रहा था। अशोक के समय में ज़्यादातर विकास देखने को ज़्यादातर मिला। बढ़ते हैं 8वां नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 8 नंबर प्रश्न कह रहा है क्या कि पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। पाटलिपुत्र में कौन से प्राचीन महोत्सव के बारे में, महोत्सव का मतलब कौन सा उत्सव था, तो कौन से उत्सव को मनाए जाते थे, तो इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर पाटलिपुत्र में शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। सभी नगरवासी आनंद मग्न हो जाते थे। इस समारोह का विशेष प्रचलन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में था। आजकल इस तरह दुर्गा पूजा मनाई जाती है, उसी प्रकार प्राचीन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। अब ये इसके बारे में, ये महोत्सव के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बारे में ये जो उत्सव जो है पाटलिपुत्र में मनाया जाता था, जो आप चैप्टर पढ़े होंगे तो बहुत अच्छे तरह से आपको समझ में आएंगे। ये क्या कर रहा है कि पाटलिपुत्र में शरद ऋतु में, किस काल में, तो शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता था। सभी नगरवासी आनंद मग्न हो जाते थे। जब भी कोई पर्व मनाया जाता है तो सभी लोग क्या होते हैं, बहुत खुश हो करके रहते हैं, आनंद मग्न हो जाते हैं। तो उसी तरह से वहाँ भी इस उत्सव को मनाने के लिए सभी लोग आनंद मग्न हो जाते थे। इस समारोह का विशेष प्रचलन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में था। ये कब मनाया जाता था, किसके शासनकाल में, तो गुप्त वंश के शासनकाल में, गुप्त वंश के शासनकाल में इस उत्सव को मनाया जाता था। फिर उसके बाद कह रहा है कि आजकल जिस तरह दुर्गा पूजा मनाई जाती है, उसी प्रकार प्राचीन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। आजकल हम लोग कौन से पूजा मनाते हैं, दुर्गा पूजा, वैसा ही इस उत्सव को, लेकिन पहले के ज़माने में ये जो प्राचीन काल में जो है ये पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव को मनाया जाता था। तो मुझे विश्वास है कि आपको इस क्वेश्चन को अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा। फिर बढ़ते हैं आगे 9 नंबर प्रश्न के ऊपर। 9वां नंबर प्रश्न का क्या करा है, प्रश्न है कि राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है। इन्होंने क्या बताया था, 2018 के प्रथम ये क्वेश्चन पूछा गया था, फिर उसके बाद में भी और इसको रिपीट किया गया था, लेकिन यहाँ हम जानेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये इसका उत्तर है, राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा में लिखा है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। सबसे प्राचीन केंद्र कौन था, प्राचीन क्षेत्रों में, यानी कि सबसे ज़्यादातर पहले के ज़माने में कौन सा एक शहर था जो प्राचीन केंद्र माना जाता है, तो पटना को माना जाता है। ये कौन बताए हैं, तो राजशेखर जो है अपने काव्य मीमांसा ग्रंथ में लिखे हुए हैं। एक उसके आगे क्या करा है, यहाँ अनेक संस्कृत विद्वान हुए हैं। इसी जगह पे बहुत सारे विद्वान लोग जो है, विद्वान लोग पढ़ कर के विद्वान बने। फिर उसके बाद यहाँ से पाणिनि जो संस्कृत का जनक, इनको माना जाता है।
संस्कृत का जनक यही है पाणिनि। पाणिनि महोदय यहीं से पढ़ करके और विद्वता हासिल की और विद्वान बने हुए हैं। फिर उसके बाद में पिंगल, ये भी जो है इनके बारे में भी आपको मालूम होगा। ब्यायडी या वररुचि और ये पतंजलि, ये सब संस्कृत के विद्वता लोग हैं। संस्कृत के लेकिन जाने माने बहुत सारे लेकिन विद्वान हैं, बहुत ज़्यादातर इन लोग के पास जानकारी थे। तो ये लोग कहाँ से ख्याति पाई है, तो यहीं पाटलिपुत्र से, पटना से ये लोग इन लोग ख्याति पाए हुए हैं। फिर उसके बाद ये 10 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, फिर 10 नंबर कह रहा है अगला नंबर 10 नंबर प्रश्न है, क्या कर रहा है कि कह रहा है ये 10वां नंबर प्रश्न कि प्राचीन पाटलिपुत्र में शिक्षा के संबंध में लेखक के क्या विचार है। कह रहा है कि प्राचीन पाटलिपुत्र में शिक्षा के बारे में क्या क्या चीज़, यानी कि लेखक क्या कहना चाह रहे हैं, उनका क्या विचार है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ कह रहा है उत्तर कि प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बताया है कि दामोदर गुप्त नामक कवि ने हमें जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र सरस्वती का गृह था, अर्थात यह शिक्षा का केंद्र था। क्या कर रहा है, ये प्रस्तुत पाठ में ये जो पाठ जो है इसमें लेखक बताना चाह रहे हैं, ये बताए हुए हैं कौन, तो दामोदर गुप्त का कहना है, उनके द्वारा उन्हीं से यह जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र सरस्वती का गृह है। कहने का मतलब यहाँ सरस्वती का वास है, सरस्वती का गृह है ये, अर्थात यह जो है शिक्षा का केंद्र था। पहले से बहुत अच्छा तरह से यहाँ पढ़ाई शिक्षा दी जाती है और आज भी बहुत ही आगे यह पाटलिपुत्र जो है यहाँ बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाए जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ कह रहा है क्या कि राजशेखर कवि के अनुसार पाणिनि, अब राजशेखर आ रहे हैं, राजशेखर ने बताया था कौन कौन कुछ ऐसे विद्वान लोग जो है वहीं से उनका ख्याति पाई थी। ख्याति पाने का मतलब है कि वे वहाँ से वे प्रख्यात हुए, विख्यात हुए और वहाँ से वे विद्वान बने। कह रहे हैं कि कवि के अनुसार, ये राजशेखर कवि के अनुसार पाणिनि, पिंगल, वयाडी, वररुचि, पतंजलि आदि करने का मतलब ये इस किताब में बस इतना ही व्यक्ति को ये दर्शाए हुए हैं, और आदि का मतलब और भी बहुत सारे ऐसे विद्वान लोग यहाँ पढ़े लिखे और उसके वहाँ से विद्वान बने हुए हैं। फिर उसके बाद में कह रहा है कि यहाँ ख्याति पाई थी, यहीं से इन्होंने लेकिन पढ़ करके विद्या को प्राप्ति किए, और इससे ज्ञात होता है कि प्राचीन पाटलिपुत्र शिक्षा का एक महान नगर केंद्र था। यहाँ से क्या मालूम चलता है, यहीं लोग के दर्शन लिखे हुए चीज़ों को और इन्हीं लोग के माध्यम से ये मालूम चलता है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक महान नगर यहाँ केंद्र था। पढ़ाने लिखाने सब काम यहाँ बहुत अच्छे ढंग से चलाए जाते थे। तो यहाँ जो है हम 14 प्रश्न लिए हुए हैं। 14 प्रश्न लेने का मतलब है कि इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। तो अच्छा से अगर इस चैप्टर को अगर देख लेते हैं तो वैसे तो आपको समझ में आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं रहेगी। तो जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ तो आपको तो बताते चल रहे हैं कि कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस सब क्वेश्चन को भी अपने दिमाग में भी रखना है। फिर आगे 11 नंबर प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है ये, इस क्वेश्चन को लेकिन बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार रिपीट किया गया है। 11 नंबर प्रश्न है कि भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र नाम के बारे में क्या कहा था। भगवान बुद्ध ने पाटलिग्राम के बारे में क्या चीज़ कहा था, तो ये भी क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। ये भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था, या पाटलिग्राम के बारे में क्या कहा था, या पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहा था, तो ये इसको ध्यान में रखना है। कौन भगवान बुद्ध ने क्या बोले थे, तो इसके बारे में क्या बोले थे, तो लेते हैं थोड़ा और ऊपर। ये कह रहा है क्या, इसके लिए इसका जवाब आपका हो जाएगा कि भगवान बुद्ध प्राचीन काल में अनेक बार पाटलिग्राम आए हुए थे। यहाँ पाटलिग्राम जिस समय में था उसी समय में ये भगवान बुद्ध जो है बहुतों बार यहाँ आए हुए थे। यहाँ आकर इस गांव के महत्व को बढ़ाया था, यहाँ आकर के और इस गांव के महत्व को बहुत ज़्यादातर बढ़ाया था।
और उसी समय उन्होंने कहा था कि यह गांव जो है एक दिन महानगर होगा। ये पहले छोटा सा एक गांव था और वहीं आकर के ये भगवान बुद्ध ने ये भविष्यवाणी किए हुए थे, भविष्य में बताए हुए थे कि ये गांव अभी छोटा सा गांव है, लेकिन आने वाला समय में एक दिन महानगर होगा, परंतु यह नगर आग, जल और कलह से हमेशा भयभीत रहेगा। तो ये कौन बोले थे? तो भगवान बुद्ध ने बताया था, बोले थे कि पाटलीग्राम के बारे में या पाटलिपुत्र या पटना के बारे में यही शब्द बोले हुए थे। तो ये तो क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है। ये इस साल भी क्वेश्चन के बारे में शायद पूछा गया था। इस साल 2023 में यह प्रश्न आया हुआ था, तो इसलिए इस क्वेश्चन को रिपीट भी किया जा सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। फिर आगे बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न के ऊपर। 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो इसके लिए आपका जवाब उत्तर बन जाएगा क्या? पाटलिपुत्र में शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। शरद ऋतु में कब मनाया जाता था? शरद ऋतु में। अगर पूछते किसके समय में, तो गुप्त वंश के शासनकाल में ये कौमुदी महोत्सव को मनाया जाता था। यह उत्सव जो है गुप्त वंश के शासनकाल में होता था। अभी हमने क्या बोला कि किसके समय में, किसके शासनकाल में, तो गुप्त वंश के शासनकाल में इस उत्सव को मनाया जाता था। उस समय सभी लोग आनंद मग्न होते थे। आनंद मग्न का मतलब हो गया कि जब ये पर्व को मनाया जाता था, ये उत्सव को जब मनाया जाता था तो सभी लोग आनंद मग्न यानी कि खुश हो जाते थे। तो 13वां नंबर प्रश्न है। 13वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? बोल रहा है कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि पाटलिपुत्र वैभव के बारे में, यानी कि उस पाठ से 5 वाक्य को लिखना है, तो क्या क्या लिखेंगे? तो ये तो यदि चैप्टर अगर अच्छा से पढ़ लेंगे तो यहाँ दिक्कत नहीं होगी। आप कोई भी ऐसे वाक्यों को 5 वाक्य लिख सकते हैं। या अथवा में भी इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जा सकता है, कहेगा कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठ के आधार पर पटना के वैभव का वर्णन 5 वाक्यों में करें। यानी कि उस यही बात वो भी कर रहा है कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठ के आधार पर। अब ऐसा बात नहीं है कि पटना के बारे में कुछ दूसरा ही चीज़ लिखना हम शुरू कर दें, तो एग्जामिनर इस चीज़ को नहीं मानेगा, क्योंकि यहाँ बोला गया है कि वही पाटलिपुत्र का जो ये पाटलिपुत्र वैभव जो आपका पाठ है, उसी के आधार पर आपको ये इसका जवाब देना है। पटना के वैभव का वर्णन यानी कि जो किया गया है उसमें 5 वाक्यों के बारे में लिखना है। यहाँ से क्वेश्चन फिर अथवा में एक और क्वेश्चन क्या कर सकता है, इसमें एक और क्वेश्चन अथवा में बना देगा कि पाटलिपुत्र वैभव पर प्रकाश डालें। तो इतना सारे 3 प्रश्नों का जवाब बस एक ही क्वेश्चन, एक ही सब तीनों क्वेश्चन का जवाब एक ही उत्तर में का क्या होगा। यहाँ उत्तर क्या आ रहा है, कह रहा है कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में बिहार की राजधानी पटना के प्राचीन महत्व का निरूपण है। ये इसमें क्या चीज़ है? बिहार की राजधानी पटना के जो है, पटना के प्राचीन महत्व का निरूपण है। यानी कहने का मतलब है कि इस चैप्टर में पटना की राजधानी या बिहार की राजधानी पटना के बारे में, उसके महत्व के बारे में बताया गया है। ऐतिहासिक परंपरा से आधुनिक राजनीतिक राजधानी के प्रसिद्ध स्थलों का निरूपण किया गया है। इसमें क्या कह रहा है कि ऐतिहासिक परंपरा से आधुनिक राजधानी के प्रसिद्ध स्थलों का निरूपण किया गया है, लेकिन ऐतिहासिक के बारे में बताया गया है और आधुनिक अभी इस समय तक का भी बात इसमें बताया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यहाँ की शोभा रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। क्या कर रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में की बात है, तो अभी ऊपर भी हमने ये चीज़ के बारे में बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यहाँ की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। अशोक फिर कह रहा है क्या कि अशोक के समय यहाँ की रक्षा व्यवस्था और अधिक समृद्ध थी। और अधिक समृद्ध किसके समय में हुआ था? तो ये अशोक के समय में हुआ था। फिर क्या कह रहा है, यहाँ से 5 वाक्य लिखना है। फिर कह रहा है क्या कि यहाँ से बड़े बड़े कवि तथा विद्वान जैसे
पाणिनि, पिंगल, वैयायडी, वररुचि, ये पतंजलि आदि आदि ख्याति पाए। यानी कह रहा है कि यहाँ से बहुत बड़ा बड़ा कवि लोग, विद्वान लोग, जैसे कि बात कर रहा है कि पाणिनि है, पिंगल है, वैयायडी है, वररुचि है, पतंजलि है, ये बहुत और भी सारे इत्यादि कहने का मतलब और भी बहुत सारे लोग यहाँ से ख्याति पाए हैं या यहाँ से शिक्षा लेकर के ये प्रसिद्ध हुए हैं। यहाँ संग्रहालय, गोलघर, जैविक उद्यान, तारामंडल, उसके बाद में कह रहा है कि मौर्य, यहाँ गलती लिखा हुआ है, टाइप गलती हो गया, मौर्य हो जाएगा आपका। यहाँ एक मिनट इसको सुधार दें, यहाँ मौर्य हो जाएगा। मौर्य कालिक अवशेष आदि दर्शन स्थल है। तो यहाँ स्थलों के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ कौन कौन से दर्शनीय स्थल है। तो यहाँ से यहाँ तक तो आपको तो यहाँ से संग्रहालय से लेकर के और यहाँ तक तो आपको जवाब देना ही है। साथ ही साथ वहाँ से क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया है क्योंकि आपको वहाँ से अगर ये याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मुझे विश्वास है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो चंद्रगुप्त, ये पटना के बारे में अगर 5 वाक्य लिखने के लिए बोला जाए तो बस यही क्वेश्चन को आपको लिख देना है। और ये 14वीं प्रश्न क्या करा है, 14 नंबर प्रश्न क्या करा है, कह रहा है कि पाटलिपुत्र, यहाँ 14 नंबर प्रश्न क्या करें, कह रहा है कि पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करें। अब इसके बारे में पाटलिपुत्र वैभव के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, जितना आप लॉन्ग क्वेश्चन आप देख रहे हैं तो ये आपके लेकिन ज़्यादातर VVI नहीं है। तो इसको अगर लेकिन एक नज़र तो देख लेने में तो कोई ज़्यादातर होगा नहीं, तो एक नज़र ज़रूर इस क्वेश्चन को देख लेंगे। जो भी लॉन्ग है क्वेश्चन वह कम, जहाँ जहाँ यानी क्वेश्चन रिपीट करता है आपको हमने पहले भी बता चुके हैं, वहाँ VVI भी लगा चुके हैं कि 2024 के लिए सबसे ज़्यादातर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन बन सकता है। तो फिर आगे देखेंगे। यहाँ उत्तर क्या कर रहा है कि पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही अपने वैभव परंपरा के लिए विख्यात रहा है। विदेशी यूनानी लोगों ने आकर अपने स्मरणों में यहाँ की अनेक उत्कृष्ट संपदाओं का वर्णन किया है। फिर उसके बाद में मेगास्थनीज ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में यहाँ की रक्षा व्यवस्था जो है, शोभा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। अशोक के काल में यहाँ की रक्षा व्यवस्था और अधिक समृद्ध रही। यहाँ कौन लिखा है, कौन बताया, तो ये सब के बारे में मेगास्थनीज ने बताया है। तो मेगास्थनीज ने बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में यहाँ की रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट। अशोक के समय में यहाँ की रक्षा व्यवस्था और ज़्यादातर अधिक समृद्ध हुआ। फिर उसके बाद में क्या करा है कि कवि राजशेखर ने अपनी रचना काव्य मीमांसा में लिखे हैं कि यहाँ से बड़े बड़े कवि तथा विद्वान जैसे पाणिनि, पिंगल, वैयायडी, वररुचि, पतंजलि आदि ख्याति पाए। आज पाटलिपुत्र नगर पटना नाम से जाना जाता है। अभी के समय में सबसे ज़्यादातर अगर बात करें तो पटना नाम से ही सभी लोग इसको जानते हैं। यहाँ संग्रहालय, गोलघर, जैविक उद्यान इत्यादि दर्शनीय स्थल हैं। अब ये पटना के बारे में वर्णन किया गया है। पटना के बारे में जो मेन जो पॉइंट है उसको बताना है। यदि आपको ऊपर वाले जो प्रश्न उत्तर याद होंगे तो वहाँ से भी मिला करके आप लिख सकते हैं इसे। इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण करता रहा। यानी कि पहले से तो इसका नाम है और आज भी हम जानते हैं। हम यदि बिहार से होंगे तो आपको ये मालूम ही होगा कि यहाँ पटना किस तरह से शहर है, बहुत अच्छा शहर है। तो आज के वीडियो में आप देखिए प्रश्न उत्तर ऑब्जेक्टिव हमने कर चुके हैं। तो आज के वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका कमेंट करके बताएंगे। तो यदि इस चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों तक इसे शेयर भी ज़रूर कर देंगे। तो अगर अच्छा तरह से अगर चाह रहे हैं 2024 में अच्छा तरह से लेकिन अंक प्राप्त करने के लिए तो ये तो चैनल से जुड़ना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। और अच्छा तरह से अगर जो कहीं भी आपको अगर दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब या क्वेश्चन कोई भी हो तो उसके लिए आप पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आएगा तो उसके लिए उस क्वेश्चन का जवाब
लेकिन अपने अनुभव के अनुसार ज़रूर देंगे। तो फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राधे, जय महाकाल।